सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया पद से इस्तीफा। लोकतंत्र में बढ़ती कटुता पर उपराष्ट्रपति ने जताई चिंता। बोले, राजनीतिक तनाव लोकतंत्र की ऊर्जा को करता है कम। दिया सौम्यता का संदेश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अपील, सभी दल लोकतांत्रिक और रचनात्मक संवाद में दे सहयोग। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ की रणनीतिक बैठक। आज करेंगे कैबिनेट की अध्यक्षता। अहम विधेयकों और संभावित रणनीति पर होगा मंथन। संसद से पारित हुआ बिल्स ऑफ लेडिंग 2025 विधेयक। 169 साल पुराने ब्रिटिश कानून की जगह लाया गया नया बिल। नौवहन कानूनों में हुआ ऐतिहासिक बदलाव। आयकर विधेयक 2025 पर संसद समिति की रिपोर्ट पेश। लोकसभा में रखा गया चयन समिति का विवरण। वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक करेंगे ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा। बता दें कि मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। दोनों ही सदनों में आज एक एक बिल चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वहीं वहन पत्र विधेयक 2025 कल राज्यसभा से पास हो चुका है। महासचिव इस संदेश की सूचना सदन में देंगे। 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 16 विधेयक महासचिव पटल पर रखेंगे। लोकसभा में गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 चर्चा तथा पारित किए जाने के लिए लिस्टेड है। इस बिल पर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाएगा और उसे सदन द्वारा पारित किए जाने के लिए भी प्रस्तावित किया जाएगा। अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा में समुद्र द्वारा माल वाहन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोकसभा द्वारा पारित रूप में इसे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। उन्होंने कहा कि ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए अपने आप में एक विजयोत्सव है। उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का तिरंगा लहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना के सफल अभियान का जिक्र किया और उम्मीद जताई कि सदन इस विजय के भाव को प्रकट करेगा। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी
जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया, और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी, और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा, और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में आतंकवाद और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा संकुचित हुआ है। आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे, वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है, और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, जिसका कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। नवीनता और नवसृजन का प्रतीक है, और अब तक जो खबरें मिली हैं, देश में मौसम बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। कृषि को लाभदायक मौसम की खबरें हैं, और बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है, उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार, वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद का मॉनसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर होगा। यह सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। उन्होंने देश हित में सभी दलों से मिलकर कार्य करने का आह्वान भी किया। आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। इससे पहले मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री शामिल हुए। ये बैठक संसद सत्र को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें सत्र की रूपरेखा, विधायी एजेंडा और विपक्ष से संभावित रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। माना जा रहा है कि सरकार इस सत्र में कुछ अहम विधेयकों को पेश करने और पारित कराने की तैयारी में है। इस बैठक में संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और कई मंत्रालयों के समन्वय को लेकर भी विचार किया गया। सत्र के दौरान रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की सराहना की। साथ ही सभी दलों से देश हित में एकता की भी अपील की। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दिया है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन में शांति बनाए रखने और सदन को सुचारू ढंग से चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संवाद और विमर्श ही संसदीय कार्यप्रणाली के मार्गदर्शक हैं। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से आग्रह किया कि संसद को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। Honorable members, this session comprising 21 sittings includes a recess from 12th to 17th August for Independence Day celebrations. A number of important legislative proposals are scheduled for consideration and 4 days have been allocated for private members' business, offering a platform for individual members to raise vital issues and introduce legislative initiatives. A thriving democracy cannot sustain constant acrimony. Political tension must be reduced, as confrontation is not the essence of politics. While political parties may pursue the same goals through different approaches, no one in India opposes the nation's interest. I urge all political parties to foster bonhomie and mutual respect, avoiding unbecoming language or personal attacks against leaders on television or elsewhere. Such behavior contradicts our civilizational essence. Dialogue and discussion, not conflict, are the way forward.
Internal fighting strengthens our enemies and provides material to divide us. India's historical strength lies in discourse, dialogue, deliberation, which should guide our parliament. I urge all political parties, ruling and opposition, to engage in constructive politics for Bharat's greater progress. With your cooperation and active participation, I am confident that this monsoon session will be productive and meaningful. राज्यसभा ने वाहन पत्र विधेयक 2025 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया है। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चर्चा का जवाब दिया। विधेयक पोत परिवहन दस्तावेजों के लिए कानूनी ढांचे को नवीन, पारदर्शी और सरल बनाने से संबंधित है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। Bill 2025 is a small bill consisting of only 6 clauses. A bill of lading serves 3 critical functions. First, it is a receipt of goods by a carrier. It serves as evidence of a contract of carriers. Third, it acts as a document of title, enabling the transfer of ownership of goods. The primary objective of this bill, now under consideration of the House, are to rename, number 1, the Indian Bill of Lading Act 1856 as the Bill of Lading Act 2025. This change symbolizes a break from our colonial past. The bill aims to simplify the language of the provision. We will rearrange subsections and divide long section into manageable parts to enhance understanding, all while maintaining the essence and spirit of the original act. This aligns with the central government ongoing efforts to simplify laws for the benefit of the public. और यह लेडिंग बिल जो है आज राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद ये आजाद हिंदुस्तान का एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक नया जो है ऊर्जा लाएगा, एक नया जो है क्रांति लाने का कार्य करेगा। महोदय, हमारे 13 प्रमुख बंदरगाह स्मार्ट पोर्ट है। इसमें RIFD, ERP, DPD, DPE जैसे स्कैनर आदि से लेस हमारे पूरे बंदरगाह स्मार्ट होने जा रहे हैं। There was coastal and inland waterways. Coastal shipping, inland waterways, these are also one of the very, very important area where you need a lot of attention to give and ultimately to be well connected with coastal as well as inland, so that like cargo from both sectors can be well connected and also that could be transported to the global market. So this is the way in the last 10 years time all being effectively implemented. As a result, we could able to develop our capacity of handling cargo. I want to cite out some example. In 2013 and 14, if you look at the figure, 5 million metric ton. That was the cargo handling capacity of those time during the UPA regime. But in the last 10 years, if you look at the figure, it went up to 855 million metric ton. That is the massive growth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के साथ भारत की आर्थिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना है। बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की यूके की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में यूके गए थे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ व्यापक चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशन और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंग चार्ल्स III से भी मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से रुका हुआ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA होने की उम्मीद है। इस समझौते पर मई में सहमति बनी थी।
इससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शुल्क कम हो जाएगा। साथ ही ब्रिटिश उत्पादों जैसे ऑटोमोबाइल और वित्तीय सेवाओं को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों नेता अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में प्रगति का भी जायजा लेंगे। यह यात्रा भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसी मालदीव को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है, जो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा दोनों पक्षों को घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहरा एवं मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करेगी। राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में मालदीव जाने वाले वे पहले विदेशी नेता होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। डिजिटल तकनीकों, बहुभाषी शिक्षण सामग्री और इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा अधिक समावेशी और सुलभ हो गई है। एनईपी 2020 उच्च शिक्षा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हुए विकसित भारत एक्ट 2047 के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पांच साल पहले भारत ने शिक्षा के भविष्य की ओर एक बड़ा और साहसी कदम बढ़ाया और शुरुआत हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए एनईपी 2020 ने ऐसे संस्थानों की कल्पना की थी जहां शिक्षा हो समावेशी, आधुनिक और भारतीय मूल्यों से जुड़ी, जहां डिग्री से आगे ज्ञान, कौशल और रिसर्च को असली पहचान मिले। तभी तो आज एक नया युग शुरू हो चुका है, जहां भारत के विश्वविद्यालय अब न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लीडर्स तैयार कर रहे हैं। देश में बने 453 नए विश्वविद्यालय, 8000 से ज्यादा कॉलेज। उच्च शिक्षा में नामांकन जबरदस्त बढ़ा, 3.42 करोड़ से बढ़कर ये 4.46 करोड़ तक पहुंचा है। और सबसे खास, महिलाओं का नामांकन भी 38.4% बढ़ा है। आज आधे से ज्यादा कॉलेजों में महिलाएं अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। देश भर में 2500 से ज्यादा R&D सेल्स, 500 प्लस आइडिया लैब्स, जहां युवा सिर्फ पढ़ नहीं रहे, नई खोज कर रही हैं। पढ़ाई अब मॉड्यूलर है, आसान है और उम्र भर चलने वाली। तभी तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC से जुड़ चुके हैं 32 करोड़ छात्र। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, डुअल डिग्रीज, सेमेस्टर एडमिशंस, यानी अब पढ़ाई में पूरी आजादी और ढेरों विकल्प। भारत अब सिर्फ कॉलेज नहीं बना रहा, ज्ञान के केंद्र बना रहा है। हर कोने से एक नया भारत आकार ले रहा है। यही है भारत की उच्च शिक्षा का भविष्य। मुकेश चंद माथुर यानी कि प्लेबैक सिंगर मुकेश की आवाज से सजी कई बेहतरीन फिल्में हैं, जिन्हें आज भी दर्शक नहीं भूल सके। आज मुकेश का जन्मदिन है। आज अगर वे होते तो वे 102 वर्ष के होते। सुप्रभात में चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं उन्हीं के गाए गीतों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने,
ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। आवारा हूँ, आवारा हूँ, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी, तेरे बिना भी